हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। कल हम लोगों ने बात की थी भारत में लिंगानुपात के बारे में, सेक्स रेशियो के बारे में। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं डिमांड। डिमांड मतलब मांग, उपभोक्ता की क्या मांग होती है। पूरी अर्थव्यवस्था इसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का नियम क्या है, डिमांड का नियम कार्य कैसे करता है, ठीक है। साथ ही हम लोग देखेंगे इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं, कुछ अपवाद भी हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, जैसे गिफन वस्तुएं हो गई। समझने की कोशिश करेंगे कि गिफन वस्तुएं होती क्या हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे मांग के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। आप लोग अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। आज का चैप्टर है मांग तथा मांग का नियम। क्या है? मांग तथा मांग का नियम। डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। हम लोग समझेंगे सबसे पहले मांग किसे कहते हैं, डिमांड होती क्या है। फिर उसके बाद समझेंगे कि इसमें मांग का नियम क्या होता है और वह कैसे कार्य करता है, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं। साथ ही देखेंगे कि मांग के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले मांग से। मांग किसे कहते हैं, डिमांड किसे कहते हैं। देखिए काफी सारे जगहों पर हम लोग देखते हैं या कहीं भी मांग का सिंपल सा असह्य लगाया जाता है कि किसी भी वस्तु को पाने की इच्छा अथवा चाह को हम लोग मांग बोलते हैं। मतलब अगर किसी भी वस्तु को लेने की इच्छा उपभोक्ता के अंदर होती है तो उसे हम लोग मांग कहते हैं, डिमांड कहते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्था में यह डिफिनेशन पूरी तरह से गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था का आशय है कि कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें मुद्रा से रिलेटेड बात न की जाए, करेंसी से या मनी से रिलेटेड बात न की जाए, वह अर्थशास्त्र से रिलेटेड नहीं हो सकता। तो हम लोग सिर्फ इच्छा को मांग नहीं कह सकते हैं। यहां मांग को समझने के लिए हम लोगों को एक दो फैक्टर पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। कैसे? चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कोई व्यक्ति है जो कार लेना चाहता है, कोई भी व्यक्ति है जो कार लेना चाहता है और ये इसकी क्या है, ये इसकी इच्छा है। समझने की कोशिश करेंगे तो इसे हम लोग ये तो नहीं बोल सकते ना कि ये डिमांड है, ये मांग है। वो सिर्फ इच्छा कर रहा है अथवा उसकी चाहत है, चाह है उसकी कि मुझे कार लेनी है। तो ये अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से डिमांड का डिफिनेशन नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था से जोड़ना है तो क्या करेंगे कि वह व्यक्ति जो कार लेना चाहता है और इसे किसी भी मूल्य पर, किसी भी मूल्य पर लेने के लिए, किसी भी मूल्य पर लेने के लिए वह तत्पर है। मतलब कि वह इच्छा तो रखता है कि मुझे कार लेनी है, लेकिन वह कार नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम उतनी नहीं है, तो वह उसकी डिमांड नहीं होगी। और अगर वही व्यक्ति कार लेने की इच्छा रखता है तथा उस कार का जितना प्राइस है उसे चुकाने के लिए भी वो तत्पर है, तो वह अर्थशास्त्र में डिमांड कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं हम आपके बीच से। हम लोग स्टूडेंट हैं, मान लीजिए हमें पेन लेने की जरूरत है, ठीक। हमें पेन की जरूरत है, कुल 10 पेन की जरूरत है। तो ये तो सिर्फ हमारी इच्छा हुई, हम लिए नहीं है। अगर हम इसे लेने के लिए तत्पर हो गए तो इसका मतलब है कि एक पेन का मूल्य कितना है, 10 रुपए, ठीक। और हमें 10 पेन चाहिए तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। हम 10 पेन लेने के लिए 100 रुपए खर्च करने के लिए तत्पर हैं, तो ये हमारा डिमांड कहलाता है, ठीक। तो
उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें मांग से रिलेटेड आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, मांग का सिंपल सा अर्थ आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे डिफिनीशन मांग की, डिफिनीशन ऑफ डिमांड, मांग की परिभाषा। मांग की परिभाषा, मांग के डिफिनीशन को हम लोग एक दो अर्थशास्त्रियों के अनुसार समझेंगे, ठीक है। जैसे मेयर्स हो गए और हेंसन हो गए, इन लोगों के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मेयर्स की, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मेंशन की, सॉरी बेनहम की। पहले हैं कौन? मेयर्स, प्रोफेसर मेयर्स। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने मांग को किस प्रकार डिफाइन किया है, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि चाह के साथ साथ, इच्छा के साथ साथ उसके मूल्य को भी पे करने की तत्परता हो अगर उपभोक्ता के अंदर, तो वह डिमांड कहलाता है। चलिए, इनके डिफिनेशन को लिखते हैं। वो क्या बोले हैं? क्रेता की मांग उन सभी मात्राओं की तालिका होती है, क्रेता की मांग उन सभी मात्राओं की तालिका होती है, उन सभी मात्राओं की तालिका होती है, जिन्हें वह उस सामग्री के, जिन्हें वह उस सामग्री के विभिन्न संभावित मूल्यों पर, विभिन्न संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है, मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। जो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई सेम इसी से मैच कर रही, समझने की कोशिश करेंगे कैसे। आइए इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। क्रेता की मांग मतलब उपभोक्ता की डिमांड उन सभी मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें वह उस सामग्री के विभिन्न संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। मतलब व्यक्ति जितनी चीजें खरीदने की इच्छा रखता है उन सबकी तालिका होती है डिमांड। और वह कैसी तालिका? जो उस सामग्री के किसी भी मूल्य पर। चलिए फिर से समझते हैं सही से। इनके डेफिनेशन पे हम लोग नहीं जाएंगे, ये बोलना क्या चाह रहे हैं वो हम लोग समझते हैं। इन्होंने कहा कि क्रेता के लिए कि क्रेता की मांग उन सभी मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें वह उस सामग्री के विभिन्न संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए यह व्यक्ति है और यह कुछ चीजें खरीदना चाहता है, 1 2 3 4 ETC, मतलब 3-4 वस्तुएं खरीदना चाहता है। उसकी एक तालिका बनाएगा कि हमें इतनी वस्तुएं लेनी है और सिर्फ लेनी है, या तो सिर्फ इच्छा हुई उसकी, या उसकी सिर्फ चाह हुई कि हाँ मैं लेना चाहता हूं, लेकिन वह उस सामग्री के विभिन्न संभावित मूल्यों पर। मतलब ये जो 1 2 3 4 सामग्रियां हैं जिसे यह लेना चाहता है, इसका जो प्राइस होगा, मूल्य, ठीक, इसका मूल्य भविष्य में कितना भी हो जाए लेकिन वह उसे लेने के लिए हमेशा तैयार है, तो वह क्या कहलाती है? डिमांड। ये किसने कहा? मेयर्स ने कहा। जो मैंने आप लोगों को बताया वही चीज इन्होंने कहा है। चलिए अब एक और अर्थशास्त्री हैं, उनके माध्यम से समझते हैं पूरा डिमांड। अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक रुके, पूरा डिमांड आप लोगों का मैं क्लियर कर दूंगा और इस बात की गारंटी लेके कह सकता हूं कि डिमांड और डिमांड लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड कोई भी आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में जो छूटने वाला है। बस ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। चलिए बात करेंगे, मेयर्स हो गए। अब हम लोग देखेंगे मेनहम। कौन? बेनहम, सॉरी बेनहम। ये भी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। इनके नाम के आगे भी प्रोफेसर बेनहम के अनुसार, प्रोफेसर बेनहम ने डिमांड की क्या परिभाषा दी है वो हम लोग लिखते हैं। चलिए, एक दिए गए मूल्य पर किसी भी वस्तु की मांग, एक
दिए गए मूल्य पर किसी भी एक दिए गए मूल्य पर किसी भी वस्तु की मांग, वस्तु की वह मात्रा है, वस्तु की वह मात्रा है, वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर समय की हर इकाई में खरीदी जाए, जो उस कीमत पर समय की हर इकाई में खरीदी जाए। कितनी बढ़िया डेफिनेशन है। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब प्रोफेसर मेयर्स ने कहा कि क्रेता की मांग उन सभी मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें वह उस सामग्री के विभिन्न संभावित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। आशा हम लोगों ने समझा कि जितनी वस्तुएं वह लेना चाहता है उसकी एक तालिका बनाएगा कि हमें इतनी वस्तुओं की जरूरत है, और उसका मूल्य चाहे जितना हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, फिर भी वह उसे लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तो वह डिमांड कहलाती है। अब समझेंगे कि बेनहम ने क्या कहा। इन्होंने भी जो बात कही इनसे रिलेटेड रहेगी, देखते हैं। एक दिए गए मूल्य पर किसी भी वस्तु की मांग, एक दिए गए मूल्य पर समझने की कोशिश करेंगे एक एक पॉइंट। जो प्राइस है कि जो प्राइस निर्धारित किया गया है मार्केट पर, उस पर किसी भी वस्तु की मांग वस्तु की वह मात्रा है जो उस कीमत पर समय की हर इकाई में खरीदी जाए। वस्तु की मांग वस्तु की वह मात्रा है। देखिए हम लोग समझते हैं कि मार्केट में कुछ भी है, मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट है, चलिए हम लोग जूते का उदाहरण देते हैं। मार्केट में 1000 पीस जूता बनकर तैयार है बिकने के लिए, ठीक, और उसका मूल्य कितना है ये डिपेंड नहीं कर रहा है इनके अनुसार। उन्होंने यह कहा कि वस्तु की वह मात्रा, मतलब कि कोई भी व्यक्ति 1000 जूते तो साथ में खरीदेगा नहीं। अगर वह 1 या 2 या 4 जोड़ी जूते लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो उसकी कीमत में हर इकाई में खरीदी जाए। मतलब एक शूज का प्राइस अगर 2000 रुपए रखा गया है 2 के रुपए, तो वह समय की किसी भी इकाई में, मतलब चाहे आज, चाहे 1 महीने बाद, चाहे साल भर बाद, उसे कस्टमर खरीदेगा ही। समझते हैं कि उपभोक्ता अगर किसी भी वस्तु को खरीदना चाहता है, मार्केट में उसकी प्राइस क्या है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, वह तत्पर है उस चीज को लेने के लिए समय की हर इकाई में, चाहे आज, कल, परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन वह उस वस्तु को खरीदना ही चाहता है उसी कीमत पर, जो कीमत मार्केट में निर्धारित की गई है, तो वह डिमांड कहलाती है। यह सिर्फ इच्छा नहीं रख रहा है, यह खरीदने के लिए तत्पर है कि कितना भी मूल्य होगा मैं पे करूंगा। तो यही बात किसने कहा, प्रोफेसर बेनहम ने कहा। तो प्रोफेसर मेयर्स, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार हम लोगों ने डिमांड के डिफिनीशन को सही तरीके से समझा कि एक्चुअल में डिमांड होता क्या है। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी सही तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि मांग का नियम क्या है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप लोग लिख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि यहां से कोई क्वेश्चन छूटेगा, और मांग को समझने में भी आप लोगों को कोई असुविधा होने वाली है। चलिए हम लोग समझेंगे मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। बहुत ही सिंपल है, आप सब इससे परिचित हैं। डिमांड क्या होती है और कैसे रूल उसका लागू होता है, सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं। चलिए, मांग का नियम कि यह कैसे कार्य करता है। हम लोगों ने समझ तो लिया कि कोई भी व्यक्ति जो वस्तु को खरीदना चाह रहा है और किसी भी मूल्य पर उसकी कीमत चुकाने के लिए तत्पर है, तो वह डिमांड कहलाती है। प्रोफेसर मेयर्स ने भी कहा, प्रोफेसर बेनहम ने भी यह बात कही, और हम लोगों ने भी समझा। ठीक, ये अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि वह व्यक्ति जो कीमत चुकाना चाह रहा है उसके लिए कुछ रूल है, मांग का कुछ नियम है। वह नियम क्या है, किस हिसाब से प्राइस बढ़ती है, कैसे घटती है, तो वो चीज हम लोग इसके तहत समझेंगे, और कुछ आवश्यक शर्तें भी देखेंगे। क्या है यह लॉ ऑफ डिमांड।
लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम यह कहता है कि अगर वस्तु की कीमत घटेगी तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर वस्तु की कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। आप सब जिस परिवेश में रह रहे हैं मार्केट में देखते होंगे, कोई भी वस्तु जिसकी कीमत अचानक से बढ़ जाती है उसकी डिमांड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उस प्राइस को नहीं चुका सकता, तो उसकी डिमांड जायज सी बात है कि कम हो जाएगी। और अगर कोई भी वस्तु है उसकी कीमत में अचानक से गिरावट आ जाए तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हो गया, हर व्यक्ति उसे ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मांग के नियम को हम लोग पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद एक पाई चार्ट बनाएंगे और मांग वक्र के माध्यम से, डिमांड कर्व के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। आइए, बहुत बेसिक चीजें हैं, सब याद हो जाएंगी। क्या है? वस्तु की कीमत बढ़ने पर, वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी। ये क्या है? ये लॉ ऑफ डिमांड, मांग का जो नियम है वो कह रहा है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाएगी तथा वस्तु की कीमत घटने पर मांग ज्यादा हो जाएगी या मांग बढ़ जाएगी, मांग ज्यादा हो जाएगी। चलिए इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि यह कैसे कार्य करता है। इसमें आप लोग 2 पॉइंट पर जरूर गौर करेंगे। वह क्या है? तो सबसे पहले कीमत और उसके बाद कीमत बढ़ने पर मांग। कीमत और मांग, प्राइस और डिमांड पर आप लोग फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग पहले क्या लिखते हैं? प्राइस, कीमत, उसके बाद डिमांड, मांग। इस डिफिनेशन में क्या कहा गया है वही हम लोग समझेंगे। चलिए इसे हम लोग पाई चार्ट के माध्यम से समझते हैं। कीमत, क्या बोला गया है कि कीमत बढ़ने पर मांग कम होगी। अगर कीमत में क्या हो, बढ़ोतरी हो जाए तो जायज सी बात है कि जो इसकी मांग होगी वह कम हो जाएगी। बढ़ने का मतलब ऊपर, घटने का मतलब नीचे। अगर कीमत में वृद्धि हुई तो मांग कम हो जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इसका रूल कह रहा है, जो इसका लॉ है, इसका जो नियम है डिमांड का, वो कह रहा है कि अगर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो उसकी डिमांड जायज सी बात है कम हो जाएगी। अगर वस्तु की कीमत कम हो जाती है, वस्तु की कीमत अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा? पूरी तरह से मांग बढ़ जाएगी। समझेंगे सही तरीके से कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग कम होगा और कीमत कम होगी तो मांग ज्यादा हो जाएगी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं एक पाई चार्ट के माध्यम से इसी चीज को। मैंने ये इसलिए बनाया, इसे आप लोग भी जरूर बना लेंगे, इससे चीजें बहुत जल्द क्लियर होंगी। एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको जरूरत है किस चीज की? आप आम खरीदना चाहते हो। क्या? एक फल होता है, फ्रूट, आम, सब जानते होंगे आप सब। हमें क्या है? आम की जरूरत है। आम, मैंगो, इसकी जरूरत है हमें और मार्केट में इसकी प्राइस क्या है? मार्केट में प्राइस है इसकी, मान लीजिए 30 रुपीज पर केजी। हम गए मार्केट में, हमें 1 किलो आम की जरूरत है, 1 केजी आम की। तो क्या हुआ? 30 रुपए हमने पे किया और हमने 1 किलो आम ले लिया। आगे चलकर क्या होता है कि इसकी कीमत में क्या होती है? कमी हो जाती है। ठीक, इसकी कीमत में कमी हो गई, यह 30 से 25 रुपए हो गया। तो मान लीजिए ये 30 रुपए था तो इसकी डिमांड क्या थी? इक्वल थी, कम थी, कम लोग लेना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही इसकी कीमत 25 रुपए हुई, जैसे ही इसकी कीमत 25 हुई
तो इसकी जो डिमांड होगी, डिमांड बढ़ जाएगी तुरंत। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस गिर गई है। अगर आगे चलकर यह 20 रुपए केजी हो जाता है तो इसकी डिमांड और बढ़ेगी, ऐसे करके बढ़ेगी। ठीक, आगे चल के अगर यह 10 रुपए केजी हो गया तो इसकी जो डिमांड होगी वो और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब इसकी मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं आप लोगों को कि मांग और इसमें मांग और प्राइस में क्या होता है, कीमत में व्युत्क्रमानुपात होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि विलोम। अगर कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। पूरी तरह से यह प्राइस पर डिपेंड करता है। ठीक, चलिए एक मांग वक्र हम लोग बनाते हैं, डिमांड कर्व, जिसके माध्यम से इसे समझेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं 2 से 3 एग्जांपल दूंगा, परेशान होने की बात नहीं है, ना बोर होना है, चीजें एकदम क्लियर करके जाना है। डिमांड से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए समझते हैं। एक हम लोग बनाएंगे क्या, ग्राफ बनाएंगे। हर तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी कार्य करने के लिए साम दाम दंड भेद लगाया जाता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों से दंड और दाम, ये तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन कोशिश करूंगा। पहले मैंने आप लोगों को एक सिंपल डिफिनेशन दी, एग्जांपल दिया, अब मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र से जोड़ के ले चलूंगा। चलिए ये क्या हो गया, हमारी कीमत, और ये क्या हो गई, मांग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पी क्यू, प्राइस और क्वांटिटी, मात्रा या तो बोल सकते हैं। चलिए 1 2 3, 10 20 30, यहां भी 1 2 3। समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं आप लोग, इसी तरीके से ना, अगर किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो उसकी मांग क्या होगी, ज्यादा होगी। समझने की कोशिश करेंगे। किसी वस्तु की कीमत अगर 10 रुपए है, 10 रुपए है, प्राइस अगर 10 रुपीज है, तो उसकी जो डिमांड होगी वह ज्यादा होगी। लेकिन अगर अचानक से इसकी जो प्राइस है वो बढ़ के 20 हो जाए, बढ़ के 20 हो जाए, तो ऑटोमेटिक इसकी जो डिमांड होगी वह कम हो जाएगी। कैसे हम लोग ये बातें बोल रहे हैं एकदम सही तरीके से, क्यों? क्योंकि डिफिनीशन और इसका रूल कह रहा है, इसका रूल कह रहा है कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, कीमत कम होगी डिमांड ज्यादा होगा, और कीमत बढ़ जाएगी डिमांड कम हो जाएगा। चलिए ये 10 से 20 रुपए हो गया तो डिमांड इसकी कुछ कम हुई, कुछ परसेंट कम हुई। ठीक, लेकिन अगर इसी वस्तु की कीमत बढ़ के 30 रुपए हो गई तो इसकी जो डिमांड होगी वो और कम हो जाएगी। एकदम विपरीत संबंध है कि नहीं, विपरीत संबंध है ना। ग्राफ आप लोग कैसे बनाते हो कि यहां पर और यहां की दूरी कितनी है, कम है, लेकिन ये जो यहां तक गया है तो यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा है। यही समझाने की कोशिश मैं आप लोगों को कर रहा हूं। और जो डिमांड कर्व होता है, मांग वक्र, वो यही होता है। ठीक, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती, देखिए यहां प्राइस कम थी तो यह नीचे था। ये कहां जा रहे हो तुम, ऐसे आओ ना। चलिए अपने हिसाब से समझेंगे कि अगर कीमत कम थी तो इसकी डिमांड ज्यादा थी। जैसे जैसे कीमत बढ़ती गई, डिमांड देखिए ये इधर ग्राफ नीचे गिरता हुआ जा रहा है ना, इसकी डिमांड कम होती जा रही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है डिमांड कम होती जा रही है। आगे चलकर देखिए यहां से यहां की दूरी कितनी है और यहां से दूरी कितनी बची, सिर्फ इतनी, और यहां से इतनी थी। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो क्या है, यह है डिमांड कर्व, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, मांग वक्र। इसे बहुत सही तरीके से समझेंगे आप लोग जब मैं अगले वीडियो में बात करूंगा किसके बारे में, मांग की लोच के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। तो उसमें बहुत सही तरीके से एक एक चीजें बारीकी से हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये रूल जो है आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी वस्तु की अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी, कीमत घटेगी तो मांग ज्यादा हो जाएगी। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं, वो शर्तें क्या क्या हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मांग का नियम तो हम लोगों ने समझ लिया। मांग के नियम का सिंपल फंडा है, कीमत बढ़ेगी डिमांड कम होगी, कीमत कम होगी डिमांड ज्यादा होगी। ठीक, चलिए अब मांग की नियम के महत्वपूर्ण शर्तें हैं। मांग की नियम
की काहे लिख रहे हैं यार? मांग का नियम पूरा करने के लिए आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें एकदम सामान्य जीवन से जोड़ के मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि शर्तें क्या क्या होती हैं। मतलब मांग का नियम कब कार्य करेगा, उसके लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों ने मांग का नियम देखा कि कीमत कम हुई तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड अगर कीमत कम हुई तो कीमत ज्यादा हुई तो डिमांड कम होगी। यह सही है, यह अर्थशास्त्र के तौर पर चीजें सही हैं, लेकिन इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। अगर वह शर्तें पूरी हो रही हैं तब यह मांग का नियम पूरी तरह से कार्य करेगा। अगर उन शर्तों में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो यह रूल काम नहीं करता। कैसे? हर शर्त में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे देकर आपसे जोड़कर मैं समझाने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहें और ध्यानपूर्वक आप लोग वीडियो को देखते और समझते चले, साथ में नोट्स बनाते रहे। चलिए, इसका जो इसकी पहली शर्त है, पहली शर्त वह क्या है? आय में परिवर्तन ना हो। आप खुद ही बोलेंगे कि सही बात है, आय में परिवर्तन ना हो, आय में परिवर्तन न हो। अब ये क्या है? ऐसे जोड़ेंगे कि मांग का नियम तभी कार्य करेगा जब किसी भी व्यक्ति की इनकम में परिवर्तन ना हो। मतलब अगर वह 2000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, वह 2000 रुपए पर मंथ उसकी इनकम है, और अचानक से अगर उसकी इनकम कम हो जाती है या फिर ज्यादा हो जाती है तो मांग का नियम कार्य नहीं करेगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पता है यह इकोनॉमिक्स से बिना एग्जाम्पल के चीजें क्लियर नहीं होंगी। आइए एग्जाम्पल इसमें क्या देंगे? चलिए, कोई भी व्यक्ति है जो पर डे 100 रुपए कमा रहा है, पर डे 100 रुपए उसकी सैलरी है या पर डे 100 रुपए वह पा रहा है, और एक वस्तु है जिसकी कीमत कितनी है? 20 रुपए। इसके आवश्यकता की वस्तु है, 20 रुपए इसकी कीमत है, और यह 100 रुपए क्या कर रहा है? कमाता है। तो यह उस वस्तु का 20 रुपए पे कर देता है। ठीक, आगे चलकर क्या होता है? यहां देखिए, अब काम करेगा मांग का नियम, समझेंगे आप लोग। व्यक्ति की सैलरी 100 रुपए और वस्तु की कीमत 20 रुपए, और यह खूब आराम से इस वस्तु को खरीद रहा है। लेकिन आगे चलकर इसी वस्तु की कीमत कितनी हो जाती है? 30 रुपए। अब देखिए, अब मांग का नियम यहां क्या कहेगा कि अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई, हम लोग क्या देखे थे? अगर प्राइस में वृद्धि हुई तो डिमांड में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यही देखा था ना हम लोगों ने। लेकिन यहां पर कैसे समझेंगे? 10 रुपए इसकी आय में हम लोग परिवर्तन करेंगे कि इसकी आय सेम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यहां लिखा है आय में परिवर्तन ना हो। 100 रुपए वह कमाता है, 20 रुपए की वस्तु खरीदता है, आगे चलकर उसकी कीमत हो गई 30 रुपए। तो जाहिर सी बात है, वस्तु की कीमत बढ़ी, डिमांड घटेगा, लेकिन इसकी सैलरी बढ़ के 200 रुपए हो गई। है कि नहीं इंटरेस्टिंग बात? 100 रुपए इसकी सैलरी थी तो वस्तु की कीमत 20 रुपए थी और यह खरीदता था। आगे चलकर क्या हुआ कि इस वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई, प्राइस बढ़ी, कीमत घटना चाहिए, डिमांड का रूल कहता है, यह लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन इसकी जो सैलरी थी वो भी बढ़ गई, सैलरी भी इसकी 200 रुपए हो गई, तो यह 30 रुपए भी पे कर सकता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आय में परिवर्तन हो गया तो मांग का नियम कार्य नहीं करेगा, यही शर्त है। ठीक, तो यह समझना जरूरी है आप लोगों को। चलिए, पहली शर्त हम लोगों ने समझ लिया और बहुत बारीकी से समझा कि अगर किसी भी व्यक्ति की सैलरी 100 रुपए है और वह एक वस्तु की कीमत 20 रुपए पे करता है, आगे चलकर वस्तु की कीमत 30 रुपए हो जाती है, तो मांग का नियम यह कहता है कि वस्तु की जो डिमांड होगी वह कम हो जाएगी, लेकिन उसी दौर में उस व्यक्ति की सैलरी 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो जाती है। तो अगर उसकी प्राइस 30 रुपए भी हो गई है 20 रुपए वाली वस्तु की, तो भी वह उसे खरीद सकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम जो है वह बढ़ गई है। ठीक, तो पहला हम लोगों ने शर्त सही तरीके से समझा। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरी शर्त क्या है। वस्तु साधारण हो, वस्तु
साधारण हो। साधारण वस्तु का आशय क्या है कि कोई ऐसी वस्तु ना हो जिसकी डिमांड किसी विशेष अवसरों पर की जाती है। अगर कोई भी वस्तु जिसे हम लोग श्रेष्ठ वस्तु बोलते हैं वह किसी विशेष समय पर या विशेष प्रयोजन पर यूज की जाती है तो उस पर भी मांग का नियम कार्य नहीं करता है। एग्जाम्पल समझेंगे। चलिए, शादी हो रही है किसी की, आपकी नहीं, किसी और की उदाहरण दे रहा हूं। ठीक, शादी हो रही है किसी की, तो यह क्या हो गया? यह विशेष प्रायोजन हो गया। शादी में किसकी जरूरत पड़ती है? डेकोरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं दिखावा, सजावट। शादियों में यही होता है ना कि हम कितने पैसे वाले हैं, यही तो दिखाते हैं आजकल के लोग, जो पूरी तरह से गलत है। यह करने की जरूरत नहीं। आप लोग जाते होंगे, जितनी भी शादियों में आप लोग जाएंगे, सुबह जाकर देखिए कितना सारा खाना बचता है, कितना ज्यादा वहां पर वेस्टेज होता है। चलिए, वो अगली बात है, हम लोग बाद में समझेंगे। इसे समझते हैं। विशेष प्रायोजन हम लोग जोड़ेंगे। साधारण वस्तु, वस्तु इसे हम लोग वस्तु में किसे रखेंगे? डेकोरेशन को। शादियों में डेकोरेशन होता है और इसकी कीमत है कितना? इस साल मान लीजिए इसकी कीमत है 50,000 रुपए। अगले साल इसकी कीमत बढ़ के हो गई कितना? 70,000 रुपए। चलिए, आप बताइए कि इस साल 50,000 रुपए कीमत है डेकोरेशन की, लेकिन आगे चलकर इसकी कीमत हो जाती है 70,000, तो क्या आप अपनी शादियों में डेकोरेशन नहीं करवाएंगे? जायज सी बात है कि आप करवाएंगे। आपकी यहां इनकम से कोई मतलब, इनकम आपकी कितनी भी हो, लेकिन आप डेकोरेशन क्या करेंगे? करवाएंगे। तो यही चीज कहती है कि यहां पर क्या हुआ कि इसकी कीमत कितनी थी? 50,000, लेकिन अचानक से बढ़ गई। अगर 20,000 रुपए बढ़ी है तो मांग का नियम तो कहता है कि अगर कीमत बढ़ गई तो इसकी डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन डिमांड कहां कम होगी? तो यही डिपेंड करता है कि वस्तु साधारण हो। कोई विशेष अवसरों पर यूज करने वाली वस्तु अगर है तो उसमें भी मांग का नियम कार्य नहीं करेगा। चलिए समझेंगे तीसरा पॉइंट को। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है इसकी, तीसरी शर्त के तहत देखेंगे वस्तु के गुणों में परिवर्तन ना हो। वस्तु के गुणों में परिवर्तन न हो। अब यह क्या है? क्वालिटी। किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो मांग का नियम वहां कार्य नहीं करेगा। कैसे? आइए, चलिए, हम लोग खरीदते हैं क्या? मार्कर से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, मार्कर पर चलते हैं। एक मार्कर की प्राइस है 30 रुपए, 30 रुपीज। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी में इसकी क्या कर दिया गया? वृद्धि कर दी गई। इसकी क्वालिटी में वृद्धि कर दी गई और इसकी प्राइस कर दी गई 35 रुपीज। ठीक, तो अब मांग का नियम यहां भी क्या बोलेगा कि देखिए, अरे ये तो 30 रुपए था, लेकिन इसकी जो कीमत है बढ़ गई। प्राइस क्या हुआ? बढ़ गई, लेकिन इसका संबंध किससे होता है? डिमांड से। कम होना चाहिए, लेकिन डिमांड कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी में क्या किया गया? परिवर्तन कर दिया गया। क्वालिटी में परिवर्तन का मतलब है कि यह प्रोडक्ट जो है और सही तरीके से बनाया गया और हमें इसकी डिमांड है, तो हम इसका 30 रुपए था तो हम 35 रुपए भी पे कर देंगे और हम इसे खरीद लेंगे। तो यहां पर भी यह कार्य नहीं करता। अगर वस्तु के गुणों में परिवर्तन हो जाए तो यह मांग का नियम कार्य नहीं करेगा। ठीक, अब ऐसा है कि मान लीजिए कि इसकी क्वालिटी में क्या कर दिया जाए? कुछ डिक्रीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और इसकी कीमत कर दी जाए कितनी? 30 रुपए से 25 रुपए कर दी जाए। लेकिन अगर इसकी क्वालिटी खराब हो गई तो बात तो यह है। अब यहां अगर मान लीजिए कि इसकी क्वालिटी में क्या कर दिया गया? कमी कर दी गई, क्वालिटी इसकी लेस कर दी गई, तो प्राइस क्या होगी? डाउन होगी। तो कीमत, इसकी डिमांड बढ़नी चाहिए। अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर इसकी क्वालिटी खराब हो गई तो डिमांड कहां से बढ़ेगी? डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो यही बात की गई है कि वस्तु के गुणों में परिवर्तन ना हो। वस्तु की जो क्वालिटी है वही क्वालिटी अगर आप देंगे तो आपको यह रूल लागू करेगा
कि अगर वही क्वालिटी है और 30 रुपए से 35 रुपए अगर इसकी कीमत हो जाए तो इसकी डिमांड में कमी हो जाएगी, और अगर 30 से 25 रुपए हो जाए तो इसकी डिमांड में वृद्धि हो जाएगी। क्वालिटी वही होगी तब, अगर क्वालिटी में चेंज करेंगे आप तो यह काम नहीं करेगा। चलिए, मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया आप लोग कहीं से भी समझ पाए होंगे। किताबों में पढ़ के कहानी के तौर पर निकल जाएंगे, हर चीज का एग्जाम्पल नहीं पाएंगे। अच्छा, बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट क्या है? उपभोक्ता की रुचि और आदतों में परिवर्तन ना हो। उपभोक्ता की रुचि और आदतों में परिवर्तन ना हो। अब यह क्या है? कौन सी बला आगे टूट पड़ी कि उपभोक्ता के रुचि और आदत में परिवर्तन? ये क्या मैटर करता है? बहुत ज्यादा मैटर करता है। चलिए, मेरी आदत है कि मैं क्या करता हूं कि उपभोक्ता की रुचि और आदत समझेंगे। कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, जैसे इसे हम लोगों ने समझा वैसे इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए, मैं क्या करता हूं? मैं हमेशा पहनता हूं रेड चीफ का मैं शूज पहनता हूं। ठीक, और मार्केट में इसकी प्राइस है कितनी? मान लीजिए, आप अपने ऊपर ही लेकर सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं रेड चीफ ही पहनता हूं। ठीक, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरी आदत क्या है, मेरी रुचि क्या है कि मैं हमेशा रेड चीफ का शूज पहनता हूं जिसकी प्राइस है 3500 रुपए। ठीक, लेकिन आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि ये रेड चीफ बहुत ओल्ड मॉडल हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसे यूज कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं वुडलैंड पहनूंगा। वुडलैंड का भी एक शूज होता है ना, या फिर मैं नाइक का शूज पहनूंगा। तो मेरी जो रुचि हुई वो चेंज हो गई, और वुडलैंड की प्राइस कितनी भी हो, 4000 हो, 2000 हो, लेकिन मेरी रुचि है क्या? वुडलैंड पहनने की। रेड चीफ मैं अब नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं इसे पहन चुका हूं। तो रेड चीफ वाला अगर चाहेगा भी कि मान लीजिए, वो तो रेड चीफ क्यों छोड़ के गया? वो सोचेगा कि प्राइस की वजह से छोड़ के गया, लेकिन मेरी तो रुचि थी कि मैंने ज्यादा दिन तक इसे यूज किया, अब मैं किसी दूसरी वस्तु को लूंगा, दूसरा प्रोडक्ट लूंगा, वो मैं लेना चाहूंगा। फिर भी अगर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका जो ऑनर है, इसकी कीमत को 3500 से घटाकर अगर वो 3000 भी कर देगा, उसने 3000 इसलिए किया क्योंकि उसे मांग का नियम पता है कि अगर मैं कीमत घटाऊंगा तो डिमांड मेरी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जो उपभोक्ता है उसकी रुचि ही नहीं है उसमें, तो अगर वह 3000 नहीं 2000 भी कर देगा और मेरा मन नहीं है यह चीज लेने का, मेरा मन चेंज हो चुका है, मैं कोई दूसरी वस्तु लेके यूज करना चाहता हूं, तो भी यहां मांग का नियम कार्य नहीं करेगा। कैसे समझेंगे? यही 3500 रुपए वस्तु की कीमत थी, प्राइस इसने क्या किया? प्राइस घटा दिया। तो रूल क्या कहता है कि डिमांड बढ़ जानी चाहिए, लेकिन जो मेरी रुचि है वो चेंज हो गई है कि नहीं, मैं तो रेड चिप पहनूंगा ही नहीं, इसकी कीमत चाहे 500 रुपए ही क्यों न हो जाए, मैं नहीं पहनूंगा। तो यहां भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। वो हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे नहीं लागू होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे 4 मांग का नियम पूरा करने के लिए आवश्यक शर्तें। अगर मांग की नियम को पूरी तरह से लागू करना है तो ये 4 शर्तें होनी चाहिए कि व्यक्ति की आय में परिवर्तन ना हो। व्यक्ति की अगर आय में परिवर्तन होगा तो प्राइस बढ़ रही है या घट रही है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वस्तु साधारण हो, किसी विशेष प्रयोजन पर यूज करने वाली वस्तु ना हो, या कोई भी श्रेष्ठ वस्तु ना हो जिसकी डिमांड उस समय विशेष में लेनी ही लेनी है, तो भी उस पर मांग का नियम कार्य नहीं करेगा, कीमत चाहे बढ़े चाहे घटे। वस्तु के गुणों में परिवर्तन ना हो, क्वालिटी में उसके परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर क्वालिटी में परिवर्तन हो गया तो मांग का नियम यहां कार्य नहीं करेगा। ये पॉइंट भी समझ गए हम लोग। उपभोक्ता की रुचि और आदतों में परिवर्तन ना हो, सारी चीजें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझे हैं। आई होप कि ये जो शर्तें थी आप लोग सही तरीके से क्लियर कर लिए होंगे। चलिए, अब इसके ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज हो और उसके अपवाद ना हो, गुण ही तो नहीं होता, हर व्यक्ति में कुछ कमियां भी होती हैं। तो उसी तरह से अर्थशास्त्र में भी या डिमांड में भी कुछ कमियां हैं, तो हम लोग अपवाद देखेंगे। ठीक,
आइए देखिए, जब चीजें एक्सप्लेन करने लगते हैं इकोनॉमिक्स में ना तो बहुत बढ़िया लगता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। ये हमेशा हमसे आपसे रिलेटेड रहता है यार। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग बाहर की चीजें पढ़ रहे हैं, सिर्फ अपने आप से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। जितनी भी शर्तें मैंने आप लोगों को बताई, आप लोग खुद मार्केट में जाते हो, प्राइस कम हुई तो ज्यादा वस्तुएं खरीदते हो। आप मान लीजिए आप गए हैं क्या करने, मार्केट से आप गए एप्पल खरीदने, सेब फ्रूट है, आप गए सोचे कि मैं जा रहा हूं यार मार्केट में तो 70 रुपए केजी सेब है, मैं जा रहा हूं 1 किलो सेब लेके आऊंगा। लेकिन आप वहां गए, पता चला कि तो 50-30 रुपए किलो हो गया है। तो आप क्या करोगे, अरे यार ये तो 30 रुपए किलो हो गया, चलो एक काम करता हूं मैं 2 किलो लेके चलता हूं, क्या पता कल कीमत बढ़ जाए। तो यही होता है मांग और मांग का नियम। सही तरीके से अपने आप पर लेके समझेंगे, चीजें क्लियर होंगी। ठीक, चलिए अपवाद के रूप में समझेंगे कि ये जो हम लोगों ने शर्तें पढ़ी उसके लिए अपवाद क्या है। मांग के नियम का अपवाद, ठीक, वो जो हम लोगों ने शर्त देखा था। शर्त का मतलब है कि जो मैंने लिखा है वह होना चाहिए, व्यक्ति की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी मांग का नियम कार्य करेगा। वस्तु विशेष परिस्थिति में यूज करने वाली ना हो और उसके बाद उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन ना हो, यह शर्त थी कि अगर यह शर्त पूरी करता है तभी क्या होगा, मांग का नियम कार्य करेगा। लेकिन अपवाद में हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए अपवाद, मांग का नियम गिफिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। मांग का नियम कहीं कहीं आप लोगों को गिफिन, कहीं कहीं गिफिन लिखा मिलेगा, अर्थात घटिया। वस्तुओं पर लागू नहीं होता। अब यहां यह डिपेंड नहीं करेगा कि व्यक्ति की आय बढ़ रही है कि घट रही है, उसकी रुचि चेंज हो रही कि नहीं हो रही है, कुछ भी हो जाए, लेकिन गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। अब गिफिन वस्तु होती क्या है, तो गिफिन वस्तु का आशय है कि घटिया वस्तु, जिसे हम लोग बोलते हैं ऐसी वस्तु जो ब्रांडेड क्वालिटी की वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए एक ऑप्शन के तौर पर ली जाए और उसकी क्वालिटी उससे खराब हो तो वह गिफिन वस्तु कहलाती है। चलिए कैसे समझेंगे, आइए बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए आपको लेना है क्या, कपड़े। कपड़ों में हम लोग शर्ट का उदाहरण लेंगे। शर्ट, आप जा रहे हैं क्या लेने, ब्रांडेड शर्ट। और ब्रांडेड शर्ट की कीमत क्या है मार्केट में, 2000 रुपए। लेकिन एक घटिया क्वालिटी का शर्ट है उसी चीज का, जिस ब्रांड का आप शर्ट मार्केट में लेने जा रहे हो वह 2000 रुपए का बिक रहा है और इसी का एक क्या है, घटिया किस्म है। घटिया किस्म का एक शर्ट है इसी ब्रांड का, इसी ब्रांड के नाम पर वह घटिया वस्तु बेच रहा है और मार्केट में उसकी कीमत है 100 रुपए। ठीक, मार्केट में उसकी कीमत है 100 रुपए। तो यह इस वस्तु की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति की इनकम इतनी नहीं होती कि वह 2000 रुपए का शर्ट पहने। तो वह क्या करेगा, 100 रुपए का वही घटिया वाला शर्ट लेके पहन रहा है। ठीक, आगे चल के क्या हुआ, ये 2000 रुपए की जो वस्तु शर्ट है इसकी कीमत हो गई 2500 रुपए। ठीक, अब कीमत बढ़ गई तो डिमांड कम होनी चाहिए ना, इस वस्तु की डिमांड तो कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 2000 रुपए था तो कुछ व्यक्ति तो ऐसे थे कि जो 2000 रुपए तक एडजस्ट कर लेते थे कि नहीं मैं 2000 रुपए तक भी इस शर्ट को पहन सकता हूं। लेकिन जैसे ही इसकी कीमत में वृद्धि हुई, यह 2000 से 2500 रुपए हो गया, तो जो यह गिफिन वस्तु थी इसने अपनी भी कीमत बढ़ा के कितनी कर दी, 200 रुपए। कितनी कर दी, 200 रुपए। लेकिन यह 2000 से 2500 रुपए हो गया तो यह बड़ी राशि हो गई, और यह 100 से 200 रुपए हो गया तो यह ज्यादा बड़ी राशि नहीं है। तो जो ये वस्तु है इसकी जो डिमांड होगी तुरंत बढ़ जाएगी। कीमत इसने भी बढ़ाया
लेकिन फिर भी इसकी डिमांड बढ़ी। क्यों? क्योंकि इसके ब्रांड की जो कीमत है वह ज्यादा हो गई। तो जो लोग पहले 100 रुपए में खरीदते थे भाई वो तो एडजस्ट कर ही लिए, लेकिन जो 2000 रुपए तक लेना चाह रहे थे 2500 कीमत होने पर, वो भी आ गए इस वस्तु पर, गिफिन वस्तु पर, घटिया क्वालिटी की वस्तु पर। तो इसकी क्या है, डिमांड जो है वह बढ़ जाएगी। तो यही कहता है लॉ ऑफ डिमांड कि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम कार्य नहीं करता है। ठीक, चलिए ये समझ गए होंगे आप लोग। घटिया क्वालिटी, जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि कोई ब्रांड है और वह सड़कों पर वो ब्रांड बिकता रहता है, तो ब्रांड सड़कों पर नहीं बिकता, वो उसकी घटिया क्वालिटी होती है। और वही वस्तु मार्केट में अगर 5000 की है, तो अगर आप लोग सड़कों पर जाएंगे कहीं भी लेंगे उसकी घटिया क्वालिटी की चीज है, तो वो आप लोगों को मिल जाएंगे कितने में, 100-200 रुपए में। और जैसे ही उस वस्तु की ब्रांड की कीमत बढ़ती रहेगी और घटिया क्वालिटी वाला भी 10 रुपए 20 रुपए बढ़ाता रहेगा, फिर भी इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो ब्रांडेड वस्तु है उसकी कीमत बहुत ज्यादा है और आम आदमी, हर व्यक्ति वो चीज नहीं ले पाता। ठीक, तो इस तरह से समझेंगे। चलिए दूसरा क्या है, युद्ध आपात में लागू नहीं। युद्ध या आपात में लागू नहीं। वीडियो ज्यादा बड़ा हो गया, जब चीजें एक्सप्लेन करता हूं तो फिर समझ नहीं आता कि कहां कितना बड़ा वीडियो हो गया। युद्ध और आपात में लागू नहीं। और मैं ये बात भी बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक, जैसे मैंने बोला था, ध्यानपूर्वक वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी टाइम का पता नहीं लगा होगा। ठीक, चलिए युद्ध ये वो स्थिति होती है जब किसी भी कंट्री में युद्ध होता है अथवा आपात होता है, तो जो अर्थव्यवस्था होती है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। तो कोई भी वस्तु है, अगर उसकी प्राइस में हम लोग कितनी भी कमी कर दें, रूल कहता है डिमांड बढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था टूट चुकी होती है। तो उस समय यह मांग का नियम कार्य नहीं करेगा। तो आज अगर मैं इसके प्रकारों को भी बताने की कोशिश करूंगा, वीडियो हो जाएगा 1.5 घंटे के पार। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मांग के प्रकार और मांग की लोच के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आप लोग जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे मांग के प्रकार और मांग की लोच के बारे में। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है सब हम लोग समझेंगे ग्राफ के माध्यम से। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।